का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें उसे अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। उससे समझने में आसानी हो जाती है, याद करने में भी आसानी हो जाती है कि कौन सा पॉइंट है और किसको याद करना है, कौन से समय का कौन सा बिंदु है। इसलिए भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल वो काल है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और इसके लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, और यदि प्राप्त भी हुए हैं तो उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपिबद्ध जो किया गया है उसको अभी पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, उस काल को कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है ऐतिहासिक काल, जब से मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में अपने को पढ़ना पड़ेगा पाषाण युग। पाषाण युग में पत्थर के औजार होते थे और उस पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन पाषाण काल में सबसे जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए वो एक तो पहिए का आविष्कार और दूसरा अग्नि का आविष्कार। ये बाद में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल से लेंगे। दूसरा है कांस्य युग। ये जो पाषाण काल था इसके बाद में आया था ताम्र पाषाण काल। कौन सा आया था? ताम्र पाषाण काल। और उसके बाद में आया कांस्य युग। कांस्य युग की जो अपने को सभ्यता प्राप्त हुई वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आता है वैदिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का है। सिंधु घाटी सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है, या वैदिक सभ्यता उसको बोल सकते हैं। वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं: उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। महाजनपद काल, जो वैदिक काल है इसके बारे में हम वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये सभी जो ग्रंथ हैं ये सब वैदिक काल के हैं। महाजनपद काल, महाजनपद काल में 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और ये पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो चरम सीमा थी वो 600 ईस्वी पूर्व में थी। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। एक जैन ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, वो है भगवती सूत्र। तो अपने को याद रखना है 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें किया गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ये 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। ये जो मौर्य साम्राज्य था इससे पहले एक नंद वंश होता था, और उसका जो अंतिम राजा था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध का साम्राज्य पर अधिकार किया था, और अधिकार करने के बाद में पूरे भारत पर उसने अपना अधिकार कर लिया था।
और इस मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ, और वो 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया और शुंग राज्य की स्थापना कर दी गई। इसके बाद में है मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में जो हिंदू शासक थे उनका महत्व कम हो गया था, उनका जो साम्राज्य था वो छीण विछीण हो गया था और विदेशी शासक आ गए। वो 3 जातियां यहाँ पर आई और उन्होंने शासन किया और यहाँ पर आकर यहीं पर विलीन हो गए, यहीं समा गए, वापस नहीं गए। वो 4 जो जातियां हैं या 4 जो वंश हैं उनके बारे में हमें इस ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। वो वंश कौन से हैं? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं, शक वंश, कुषाण वंश और हूण, इन चारों के बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय था वो भारतीय काल के लिए, भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और गुप्त काल में 320 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक का समय रहा। ये ईस्वी में आ गया है, पहले वाला जो समय था वो ईस्वी पूर्व में था, यानी कि ईस्वी पूर्व में, और ये जो समय है वो ईस्वी में है। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद का जो समय है वो गुप्तोत्तर काल कहलाता है और उसमें हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उसने शासन किया। तो ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें ये टॉपिक पढ़ने अपने को याद करना है कि कौन कौन सी चीज़ें किस में पढ़नी है, ताकि अपने को फिर बाद में जब पढ़ें तो एक रूटीन से, एक क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से याद आता जाए। उसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम सल्तनत काल का वर्णन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है मुगल काल, जो बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो पढ़ते हैं। इसी के साथ दक्षिणी भारत के बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास वहाँ से शुरू हो जाता है जब भारत में यूरोपीय जातियाँ आकर अपने उपनिवेश स्थापित कर लेती हैं। तब से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक का जो समय है, उस समय को आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? उपनिवेश काल पढ़ना पड़ेगा, उसमें विदेशी शक्तियों का आगमन, कौन कौन सी विदेशी शक्तियां आई और उन्होंने किस किस ने अपने अधिकार जमाए और कौन कौन सी जातियां वापस चली गई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का जो शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने अधिकार, पहले तो व्यापार करना, धीरे धीरे अपने साम्राज्य की स्थापना करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे, कांग्रेस की स्थापना का अध्ययन करेंगे, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अध्ययन इसमें किया जाएगा। गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनका अध्ययन करेंगे। कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए उनके बारे में बताएंगे। बंगाल विभाजन के बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। बहुत से टॉपिक हैं और आधुनिक भारत के इतिहास से एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन भी इसमें करेंगे और भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार मिली और भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से बने, इसके बारे में भी इसका अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार आज के जो टॉपिक क्रमबद्ध रूप से अपने देखे, इनको आप क्रमबद्ध रूप से याद रखिए ताकि समझने में आसानी रहे। इतिहास को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको रट सकते हैं, लेकिन
यदि इनको समझ के पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके याद होता जाएगा और समझने में आसानी रहेगी। जैसे जैसे अपन पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे तो धीरे धीरे याद होता चला जाएगा, इंटरेस्ट इसमें आने लग जाएगा। तो आप इसको रटे नहीं, आप इसको समझ के याद करें, और एक बार याद हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा।